तो सीबीएसई ने आपका एक इंतज़ार और ख़त्म कर दिया है। सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। क्या एग्जाम का पैटर्न रखा है, पैटर्न तो आपको पहले से पता है, किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने आपको करने हैं, एक क्वेश्चन के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे और उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, ये सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल सबसे पहले एग्ज़ाम आपका 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और आपको मैक्सिमम जो है 35 मार्क्स मिलेंगे। तो किसी बच्चे को अगर वो सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करता है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके 3 सेक्शन रखे गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के अंदर 25 क्वेश्चन, सेक्शन बी के अंदर 24 क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर 6 क्वेश्चन रखे गए हैं। सेक्शन ए में से 25 में से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी में 24 में से 20 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर देखें कि टोटल कितने क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करने हैं तो 20 + 20 40 + 5 टोटल 45 क्वेश्चन आपको करने हैं। 45 क्वेश्चन करने के बाद आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है। इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है मतलब 35 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन के 35 मार्क्स हैं तो एक क्वेश्चन का 30/5 यानी कि 7/9 मार्क्स। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि आप जब 9 क्वेश्चन करेक्ट करेंगे तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तुक्का मार सकते हैं। अब ये 7/9 मार्क्स एक क्वेश्चन को किस हिसाब से दिए हैं ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि सीबीएसई के दिन बड़े लोगों ने पेपर सेट किया है, उन्होंने किस हिसाब से सेट किया है वो हमें नहीं बता सकते। ये ऐसे भी हो सकता था कि सेक्शन ए का आपका हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाता, सेक्शन बी 1 मार्क्स के हो जाते सारे के सारे, तो हाफ मार्क्स का तो 10 + 20 + 5 35 ऐसे भी किया जा सकता था। बट चलो, ज़िंदगी में कुछ नया नया होना चाहिए, तो नया नया आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। अब देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं फिजिक्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ ना कि कैसे क्वेश्चन है, तो अगर कोई बच्चा ढंग से एनसीईआरटी और नोट्स पढ़ता है तो 35 में से 35 को स्कोर कर सकता है। इतना इजी लेवल का पेपर है। चलो, विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। सबसे पहले सेक्शन ए डिस्कस कर लेते हैं। इस सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चन है, आपको 20 ही करने हैं, मैं पूरे 25 को 25 डिस्कस करा देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सी जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है वो अपने को पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, ऐसी सरफेस जहाँ पे आप कोई भी पॉइंट उठाओ और उस पॉइंट का पोटेंशियल उस सरफेस पे दूसरे पॉइंट के पोटेंशियल से एकदम क्या हो, सेम हो, तो उस पर्टिकुलर सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जब अपन डिस्कस करते हैं तो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, वे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। क्रॉस करेगी तो एक सरफेस का इक्विपोटेंशियल अलग होगा, दूसरे का इक्विपोटेंशियल अलग होगा, बट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहाँ जाएगा भाई साहब, ये गलत है। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज 0। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, इस बात का मतलब क्या है, इस बात को आपको लिखना आना चाहिए dv/dx की बात कर रहा है, ठीक है ना, dv/dr, बट उसी सरफेस के ऊपर। अब सिंस आपकी जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, तो dv क्या है, कोई दो पॉइंट जिनके बीच की डिस्टेंस जो है dx है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे, छोटी डिस्टेंस पे हो बड़ी डिस्टेंस पे, उन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है dv जो है वो 0 आने वाला है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये 0 है, ठीक है। तो ये भी जो है इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही नहीं हो सकता। पूछा कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, दे कैन बी इमेजनरी स्फीयर। इमेजनरी स्फीयर हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब आपका चार्ज जो है पॉइंट चार्ज होता है उस केस में आपकी जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है, वो इमेजनरी स्फीयर होते हैं। ये पूछ रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होती है। नहीं भाई साहब, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर होती है किसी
पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इस तरीके की होती है, स्फेरिकल, जिसका सेंटर जो होता है एक ही जगह होता है। तो ये जो भाई साहब फोर्थ ऑप्शन है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, सॉरी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट चार्ज प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू l। बना दो। x इज इक्वल्स टू 0 पे कितना 8q चार्ज रखा हुआ है, x इज इक्वल्स टू l पे माइनस 2q चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है कि x एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, इनके बीच में जीरो हो सकता है या कहीं नहीं हो सकता, क्यों, ये माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो एड हो जाएंगे। ठीक है, प्लस बीच में जीरो नहीं हो सकता, यहाँ कहीं पे जीरो होगा। मान लेते हैं कि 2x वाले से x डिस्टेंस पे वो जीरो हो रहा है, इस 2x वाले से x डिस्टेंस पे वो जीरो हो रहा है। हमें उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है, जो l प्लस एक्स हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं P बना देता हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस 8q की वजह से मैं बोलता हूँ कि इधर होगा। क्यों होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है तो E1 इधर आ जाएगा, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए उसकी तरफ होता है तो E2 इधर आ जाएगा। अब टोटल जीरो होना चाहिए, मतलब E1 और E2 की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी ना जाके जीरो आएगा। E1 कितना होगा, E1 होगा KQ/R²। KQ की वैल्यू कितनी है, 8Q/R²। 8Q वाले के लिए R कितना है, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K। इसके लिए अब माइनस यूज मत कर लेना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर बना दिया है। K2Q डिवाइडेड बाई, इसके लिए R कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ध्यान से देखो, K से K कट गया, Q से Q कट गया, आपके सामने इक्वेशन आई है 8/L प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू Q ओवर एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 ओवर एक्स स्क्वायर। ये 4 टाइम चला गया। अब क्या करो, पूरी इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लो। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, दिक्कत हो जाएगी। पूरी इक्वेशन का अगर मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 2, नीचे बन जाएगा L प्लस एक्स, ये बन जाएगा 1/x। अब इसको उधर भेज दो 2x को, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स। एक्स आपको साफ साफ पता पड़ रहा है, x की वैल्यू L आएगी। x की वैल्यू अगर L आ गई तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी, L प्लस L, 2L। तो हमारा 12 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका बोर्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है, अगर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ी सी आपके काबू में है तो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है पैरेलल। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस तरीके से E, तो हमारा डाइपोल भी जो है इसके अंदर रखा गया है कुछ इस तरीके से, E वेक्टर जिसका इधर है। तो कह रहा है कि अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूँ तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा। 90 डिग्री से रोटेट करके इसको ऐसा करना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखो वर्क डन का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 जिस एंगल से आपको घुमाना है, θ2 जिस एंगल तक आपको घुमाना है, तो θ1 कितना हो जाएगा, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे थीटा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल है तो θ1 कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, बस सिंपल काम करना है, W इज इक्वल टू PE cos 0 माइनस PE cos 90। ठीक है, ये क्या बना, PE cos 0 सभी को पता है 1 होता है और cos 90 0 होता है, तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी, वर्क डन आ जाएगा आपका PE। ऑप्शन नंबर 2 में आपका PE दिया हुआ है। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन है, इजी इजी, फटाफट निपटा देते सबको। 3 कैपेसिटर, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड आर ज्वाइन इन द सीरीज। 3 को सीरीज में ज्वाइन कर दिया, 2 3 और 6। तो पूछ रहा है कि इनका इक्विवेलेंट कितना होगा। बेटा सीरीज में कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का होता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आएगा,
1/c इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6, 1 आया ये तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, उल्टा करोगे 1/1 को तो 1 ही आएगा, 1 माइक्रोफैरेड। सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 points are placed in a medium of dielectric constant 5, dielectric constant एप्सिलॉन r 5 या फिर k भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो इस मीडियम में रखा गया है आपका r डिस्टेंस पे रखे गए हैं 2 पॉइंट चार्ज को। अब इस मीडियम के अंदर ये एक कोई मीडियम है जिसके अंदर 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, इसके अंदर r डिस्टेंस पे रखे गए हैं और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k = 5 है या फिर एप्सिलॉन r = 5 है। तो इसके अंदर अगर ये एक दूसरे पे F फोर्स लगाते हैं तो जब ये वैक्यूम में होंगे और r डिस्टेंस पे होंगे तो कितना फोर्स लगाएंगे। तो आप सभी को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब अपन कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं कि फोर्स इन मीडियम जो होता है तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन r होता है। तो फोर्स इन वैक्यूम अगर आपको चाहिए तो एप्सिलॉन r इंटू फोर्स इन मीडियम हो जाएगा। अब एप्सिलॉन r की वैल्यू दे रखी है 5 और फोर्स इन मीडियम बोल रखा है f, फोर्स इन वैक्यूम आ जाएगा आपका 5f। सिंपल सी बात है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 5f। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस लॉ, ठीक है ना। गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। गॉस लॉ पता है सभी को कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो उसके अंदर चार्ज है टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट वही। तो अगर जिसने काफ़ी डिटेल में गॉस लॉ को पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर देगा। क्या बोल रहा है कि ऑल द चार्ज वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सारे चार्ज करते हैं क्या, नहीं, जो इनसाइड होते हैं सिर्फ हम उन्हीं को कंसीडर करते हैं, बाहर वाले चार्ज से अपने को कोई मतलब नहीं होता, गलत है बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड ऑन द ज्योमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस किसी भी हो क्या फर्क पड़ता है, क्यू चार्ज स्फीयर के अंदर रखा हुआ है तो भी फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू चार्ज एक ऐसी सरफेस के अंदर रखा गया है तो भी इस सरफेस से टोटल फ्लक्स जो है वो कितना, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये भी गलत। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे कैसे हो सकता है यूनिफॉर्म। अगर मैं बात करूं रैंडम सरफेस की तो इस सरफेस पे हर एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पे होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आएगा, तो यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है। अगर मैं एक सिमेट्रिक सरफेस की बात करूं, स्फेरिकल सरफेस की बात करूं, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मैग्नीट्यूड भले ही सेम होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, तो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन है जो आप 30 सेकेंड में पढ़ते ही कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, कैपेसिटर प्लेट आर चार्ज बाय बैटरी V volt. After charging the battery is disconnected and the electric slave with a dielectric constant K is inserted between its plate. The potential across the plate of a capacitor will become. देखो हुआ क्या, पहले कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर को आपने V वोल्ट की बैटरी से लगा के चार्ज किया, लो कर दो चार्ज, जब कैपेसिटर की वैल्यू मान लो C है, अब अगर मैंने इसको कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C अगर V वोल्ट से चार्ज किया है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, Q = C भी चार्ज आ जाएगा। अब क्या कर दिया, बैटरी से हटा दिया, बैटरी से हटाने के बाद कह रहा है कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब डाल दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है ना, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब देखो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो भाई साहब का जो चार्ज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना, चार्ज जो है अभी भी सेम रहेगा, क्यू चार्ज ही सेम रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, बट इसका जो कैपेसिटेंस है वो चेंज हो चुका है, C डैश कितना हो चुका है, कैपेसिटेंस कितना हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने के बाद, पुराने वाले का K टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस, पुराने वाले का K टाइम्स अगर कैपेसिटेंस हो जाएगा तो Q सेम है तो सोचो किसको बदलना पड़ेगा, Q = होता है CV, Q = CV। सेकंड केस में भी Q सेम है तो Q = C डैश V डैश। अब अपने को क्या निकालना है, V डैश निकालना है इन टर्म्स ऑफ V, तो Q की वैल्यू डाल दो, Q की वैल्यू C डैश की वैल्यू कितनी आई, K टाइम्स C, और V डैश अपने को निकालना है। अब V डैश कितना आया, V डैश आया Q/KC, Q की वैल्यू ये देखो, उसको इक्वेशन 1 नाम दो, यहाँ से उठा के पुट कर दो CV/AC, C से C कट जाएगा, आंसर आएगा V/K।
तो अब नया पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना हो गया, नया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हो गया V बाय के। ऑप्शन नंबर 3 आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल इज। ईएमएफ क्या होता है, एक तरीके का पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के अक्रॉस। अगर वो आपको मेजर करना है तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा, पोटेंशियोमीटर। बिल्कुल सही बात है, पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे वोल्टमीटर के बजाय। मीटर बेस तो किसी और के काम आता है अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, एमीटर एंड वोल्टमीटर दोनों को देने का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को मेजर करना है। अब वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर के बीच में लड़ाई है, तो एकदम एक्यूरेट बेस्ट इंस्ट्रूमेंट पूछा है, तो एकदम एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर जो है वो मेजर करता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जिस टाइम पे रीडिंग देता है उस टाइम पे प्राइमरी सर्किट से कोई करंट नहीं लेता है, ठीक है, इसलिए इसे आइडियल वोल्टमीटर भी बोला जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, काफी स्टैंडर्ड बात है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन कराएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, ठीक है। An electric current is passed through a circuit containing two wire of same material connected in parallel। दो वायर है जिन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ये लो कर दो। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। The length and the radius of the wire are in the ratio दिस एंड दिस। तो L1 बाई L2 जो है कितना है, 3:2 है, एंड R1 बाई R2 कितना है, 2:3 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर विल बी, पैरेलल में है तो पूछ रहा है कि जो इनमें से करंट जाएगा उनका रेशियो जो है वो क्या होगा। सबसे पहली बात तो पैरेलल में जो करंट जाता है, यहाँ जो मान लो I करंट आया, तो यहाँ I1 जो करंट आएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था, यहाँ जो I करंट आता है वो कितना होता है, R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I होता है, और यहाँ I2 करंट आता है वो होता है R1 ओवर R1 प्लस R2 इंटू I। तो अगर आपको I1 बाई I2 चाहिए, I1 बाई I2 चाहिए, तो I1 बाई I2 क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, R2 बाई R1 आ जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। तो आपको एक तरीके से जो है रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए। अब रेजिस्टेंस कहाँ से निकलेगा, ये लेंथ और रेडियस क्यों दिए गए हैं, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा रेजिस्टिविटी वाले फॉर्मूले के पास। रेजिस्टिविटी वाला फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला ये था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, रो एल बाई ए होता है, रो एल बाई ए होता है। तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा, अब रेडियस की फॉर्म में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले का क्या आ जाएगा, रो L1 ओवर पाई R1 का स्क्वायर, और R2 क्या आ जाएगा, इसी तरीके से रो L2 ओवर पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तरीके से आगे अब हम क्या करेंगे, R2 बाई R1 चाहिए अपने को, R2 बाई R1 चाहिए, ध्यान से देखते रहो, R2 बाई R1 चाहिए, R2 बाई R1 निकाल देते हैं। R2 की वैल्यू वो डाल दूं मैं, रो L2 बाय पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो L1 बाय R1 का स्क्वायर। तो रो और पाई कट जाएंगे, ठीक है, और ये हमारे पास क्या बनेगा, L1 और ये R1 खुद के ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या, सॉरी L2 है ऊपर, और नीचे क्या बना, R2 का स्क्वायर और ये L1। इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो ये बना L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का होल स्क्वायर, इनकी वैल्यूज हमारे पास है। अब L1 बाई L2 है, तो L2 बाई L1 कितना हो जाएगा, L2 बाई L1 आपका हो जाएगा 2/3, उल्टा कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 इंटू R1 बाई R2 कितना है, 2/3 का स्क्वायर, कितना बनेगा, ऊपर देखो 2 का क्यूब बन गया, नीचे 3 का क्यूब बन गया, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, तो 8:27 बन गया, किसका, करंट का रेशियो, 8:27। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। समझ में आ रही है बात। आगे बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो स्पेशल केस होता है, कंडक्टर में तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी पता है, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, बट सेमी कंडक्टर के केस में कहानी उल्टी होती है, उस केस में आपका रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज फॉर अ कंडक्टर एंड डिक्रीज फॉर अ सेमी कंडक्टर। थर्ड ऑप्शन। 11th question, we use alloy for making standard resistor because they have standard resistor बनाने के लिए हम alloy का यूज क्यों करते हैं, हम alloy का यूज क्यों करते हैं,
तो सबसे पहली बात देखो, आपको स्टैंडर्ड रजिस्टर कहीं पे आपको एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाना है, उसके लिए बनाते हो तो सबसे पहला पर्पज होता है कि वो कम से कम जगह घेरे, तभी आसानी रहेगी ना, कम से कम जगह घेरे तभी आसानी रहेगी। तो और साथ ही साथ टेम्परेचर बढ़ने पे वेरी ना करे। तो एलॉय को इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो काफ़ी कम होता है, जो अल्फा होता है वो कम होता है और उनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब रजिस्टिविटी ज़्यादा होने का फायदा क्या है? रजिस्टिविटी ज़्यादा होने का फायदा ये होता है कि छोटी लेंथ में आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है, छोटी लेंथ में आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल जाता है। और अल्फा कम होने का फायदा ये होता है कि टेम्परेचर वेरी करता है तो रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, रेजिस्टेंस में सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं आता है। तो ऑप्शन ढूंढ लो जिसके अंदर लो टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखा हो और हाई रेजिस्टिविटी लिखा हो। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पहला ऑप्शन ही आपका ये बोल रहा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? अ कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन टू एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर। एक मेटालिक वायर ले लो, इसके थ्रू आपने क्या लगाया है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लगा दिया V। तो हीट H डेवलप हुई, तो अगर इसका रेडियस R है तो जो ये हीट H डेवलप हुई, इसे आप क्या लिख सकते हैं? V²/RT लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला पता होता है, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, एक दूसरी वायर जिसकी रेडियस जो है वो डबल है और जो लेंथ है वो कितनी है? लेंथ भी डबल है। तो अब इसमें कितनी हीट डेवलप होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है तो इसका रेजिस्टेंस R डैश कितना हो जाएगा? दोनों सेम मटेरियल के हैं तो इसकी लेंथ L है, इसका एरिया A है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2L। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया निकालना पड़ेगा, रेडियस, क्योंकि रेडियस आपको कितनी दी है? रेडियस डबल दी है, तो सोचो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स है। सर कैसे किया? ये एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। तो रेडियस डबल होगी तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, इसका रेजिस्टेंस देखो ध्यान से, तो रेजिस्टेंस आता है नया वाला R डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। रो क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि मटेरियल सेम रहता है। और यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? रो एल ओवर ए। R डैश जो है रो इंटू 2L/4A, तो 1/2 रो एल बाई ए बना। रो एल बाई ए को मैं R लिख सकता हूँ, मेरे सामने आया जो R डैश है वो कितना है? R/2 है। मतलब कि इस दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस पहले वाले वायर का हाफ है, पहले वाले वायर का हाफ है। तो उस दूसरे वाले में देख लेते हैं हीट कितनी डेवलप होगी। मान लेते हैं कि H डैश हीट डेवलप होगी। H डैश को कैसे लिख सकते हो? V²/R डैश इंटू टी। अब H डैश जो है वो कितना आ जाएगा? V²/R डैश यानी कि R/2, तो ऊपर चला गया इंटू टी। ध्यान से देखो, इस V²/RT को मैं H लिख सकता हूँ, ये H डैश कितना आ गया? 2H। मतलब इसके अंदर जो हीट होगी वो पहले के कंपेयर में डबल लॉस होगी, 2H, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस V applied across a conductor is increased to 2V, with its temperature kept constant, the drift velocity of free electron in the conductor will। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा दिया तो पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल को रिलेट करना आना चाहिए। कोई भी कंडक्टिंग वायर है, इसकी लेंथ L है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने V लगा रखा है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है ना, इसके और V में क्या रिलेशन होता है? E=V/L होता है। और मेरे को ड्रिफ्ट वेलोसिटी और E में रिलेशन पता है क्या? E/τ/m, E/τ/m। तो यहाँ पे E की वैल्यू आप V/L लिख दो, तो VD क्या बन जाएगा? EV/τ/mL। हमने को यहाँ से पता चला कि VD जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल करोगे तो VD भी क्या हो जाएगा? डबल। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है तो VD भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, सीरीज कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। और ये सही से दिख भी नहीं रहे, इन्होंने पेपर के अंदर क्या डाला है, आई थिंक ये 30 ओम है, ये 8 ओम है, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है। इससे कैलकुलेशन करते हैं, मेरे को ये दिखाई दे रहा है। तो ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ऐसे तो नहीं निकाल पाओगे इस डायग्राम से, सबसे पहले इस डायग्राम को थोड़ा सही करना पड़ेगा। यहाँ से देखते हैं कि ए से, ध्यान से देखो, ये ए है तो ये भी ए होगा, ठीक है, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ए से कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ए से 1 2 और ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो ए से 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, 1 2 और 3। एक आपका 3 ओम, एक 6 ओम और एक ये वाला 30 ओम, ठीक है। अब ये जो 6 और 3 है ये आपस में मिल गए, ये लोग आपस में मिल गए। मान लेते हैं कि सी पॉइंट पे मिल गए, इनको मैंने सी पॉइंट पे मिला दिया। अब ये जो सी पॉइंट है इससे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ जा रहा है और बी को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ 30 वाला बी को मिल रहा है। इसका सिंपल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपको। अब आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 6 और 3 पैरेलल में है, इनको सोल्व कर लो। पैरेलल में आपको सीधा फॉर्मूला दिखाया हुआ है, 6 × 2 डिवाइडेड बाई 6 + 2 R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। कितना आ जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, 18 डिवाइडेड बाई 9 2 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा हमारे सामने। 2 ओम आने के बाद 2 ओम, 8 ओम, 30 ओम। ऊपर वाले जो है ध्यान से देखो, दोनों के दोनों सीरीज में आके 10 बन गए। फिर 10 और 30 क्या है, पैरेलल में है। तो मैं सीधा कर देता हूँ, 10 और 30 पैरेलल में है, तो 30 × 10 डिवाइडेड बाय 30 + 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 30/4, और उसे सोल्व करते हैं तो 7.5 ओम आंसर आ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 7.5 है। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर आपने सिंपल सर्किट बना लिया तो फिर सीरीज पैरेलल ही करना है, जो आप 10th क्लास में करके आ चुके हो, तो बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब बी की आपसे ऐसा यूनिट पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए ध्यान से देखो, ऑप्शन में न्यूटन है, एम्पियर है, मीटर है, यानी कि इनको कनेक्ट कर रहा है। तो बी का ऐसा फॉर्मूला सोचो तो न्यूटन फोर्स को रिलेट करता हो। तो याद करो, करंट कैरिंग वायर जो होती है उस पर जो है कितना फोर्स लगता है, उस पर जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F = ILB sin थीटा। याद आ रहा है क्या, ILB sin थीटा। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं होती है, F की यूनिट होती है न्यूटन, I की यूनिट होती है एम्पियर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और B की यूनिट निकालनी है तो B पढ़ा रहना, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो B की यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन ओवर एम्पियर इंटू मीटर, यानी कि न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। चेक कर लो कौन सा है, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स, ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका, ठीक है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, द कोयल ऑफ अ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज बाउंडेड ओवर अ मेटल फ्रेम इन ऑर्डर टू। और एक्चुअली में ये जो मेटल फ्रेम होती है एल्यूमिनियम की होती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आपकी गैल्वेनोमीटर की जो निडल होती है वो यहाँ से जाके वापस यहाँ आएगी तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, तो वो आगे ना चली जाए। तो अगर हम मेटल का फ्रेम यूज करेंगे, ठीक है ना, मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर उसको बाउंड करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो जाती है, एनर्जी लॉस हो जाता है, ठीक है ना, वहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाती है, जिससे वो ऐसे ऐसे करके वापस वहाँ पे रुक जाती है। इस वजह से ये जो मेटल फ्रेम में यूज किया जाता है, और एल्यूमिनियम ज़्यादातर यूज किया जाता है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है। फिर एनसीईआरटी पढ़ी होगी आपने, तो आप चुटकियों में इन क्वेश्चंस को कर दोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, टू वायर इनकी लेंथ जो है सेम है, एक वायर से आपने स्क्वायर बना दिया जिसका साइड ए है, बहुत ही बढ़िया, ये लो। तो मतलब इसको वापस खोलूंगा तो मैं वो लेंथ बन जाएगी। मान लेते हैं कि वो L लेंथ की वायर थी, तो इसको खोलोगे तो 4A = 1 L आएगा, तो A की वैल्यू कितनी, L/4। तो और एक से आपने R रेडियस का सर्कल बना दिया,
मतलब जब जो सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी 2 पाई आर, वो एल के बराबर होगी, तो आर कितना हो जाएगा, एल ओवर 2 पाई। ठीक है, ये कुछ सीन है यहाँ पे। पूछ रहा है कि अगर दोनों के अंदर सेम करंट है, ये लो सेम करंट आई फ्लो करा देते हैं, तो दोनों के अंदर अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है आई मान लो, तो पूछा जा रहा है कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो पहले केस में मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, m1 निकाल लेते हैं, करंट आई है, एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, यानी कि बाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। और दूसरे केस में कितना हो जाएगा, दूसरे केस में आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हो जाएगा m2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू आई। क्यों, आई है और एरिया आपका पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू डालो जरा, यहाँ पे वैल्यू डालोगे तो क्या बनेगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4, इसका पाई स्क्वायर। एक पाई ने पाई को मार दिया, कुछ ऐसा बना। मेरे को चाहिए m1 डिवाइडेड बाई m2, मेरे को चाहिए m1 डिवाइडेड बाई m2 निकाल लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आई एल स्क्वायर बाई 16 डिवाइडेड बाय आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। आई एल स्क्वायर ने आई एल स्क्वायर को मार दिया, ये कुछ ऐसा बनेगा 1/16, इसको उल्टा कर दो 4 पाई डिवाइडेड बाई 1, इसको 4, ये बना आपका पाई बाई 4। यानी कि जो m1 और m2 का रेशियो आ रहा है वो कितना है, पाई रेशियो 4। देखो जरा पाई रेशियो 4, ये रहा पाई रेशियो 4। एक बात आई समझ में। चलिए 18, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स मैग्नेटिक फील्ड प्लेस्ड एट ए प्लेस is √3 times of vertical component. The angle of dip is, देखो बेटा एंगल ऑफ डिप का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है, एंगल ऑफ डिप tan डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करा रहा है, तो वैल्यू डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। bv बाई √3, बीवी से बीवी कटा 1/√3 आया, tan की वैल्यू 1/√3 आ रही है, मतलब जो एंगल है वो कितना होगा 30 डिग्री। यहाँ पे 30 डिग्री नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पाई/6 लिखा हुआ है रेडियन की फॉर्म में। ठीक बात क्लियर, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या है कि आप चाहोगे। क्वेश्चन नंबर 19, द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस एट अ प्लेस इज, मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक मेरिडियन जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होता है बेटा जी उसे बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, बोलते हैं मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, सीधा याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें तो आपको याद करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, टू कोयल आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कोयल डिपेंड्स ऑन। दो कोयल एक दूसरे के पास रखी गई है, तो बेटा जी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रखी गई है। एक के अंदर दूसरी डाली गई है, कि इस तरीके से रखी गई है ना। अगर इस तरीके से रखी गई है, एक इस तरीके से रखी गई है, और एक केस होता है आपका एक के अंदर दूसरी डाल देते हैं, इसका आपका डेरिवेशन होता है अच्छा खासा, है ना। तो डिपेंड करता है कि दोनों कोयल को किस तरीके से रखा गया है, उसके हिसाब से जो है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, तो इसका फॉर्मूला भी आता है अगर आपको याद हो, m=k√L1L2। तो ये जो k होता है किस पे डिपेंड करता है, k डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, k डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे। तो सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ कोयल्स, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं, याद होनी चाहिए, दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। और ये क्वेश्चन नंबर 21,
क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance R moved in its plane with uniform velocity v perpendicular to one of its sides. The magnetic induction V constant in time and space pointing perpendicular into the plane of loop exists everywhere as shown in the figure. The current induced in the loop is, दूसरा ये लूप में कितना करंट इंड्यूस होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। तो लूप में करंट इंड्यूस जो है वो कब होता है, जब उसमें से फ्लक्स चेंज होगा। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, क्या कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से देखो ये आगे बढ़ेगा, बी भी उतना ही है, इसके अंदर का एरिया भी उतना ही है, बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो फ्लक्स है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, नो चेंज इन फ्लक्स। नो चेंज इन फ्लक्स, यहाँ होगा थोड़ी देर बाद इससे आगे चला जाएगा तो भी फ्लक्स तो उतना ही है। क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक कोई ना तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और ना ही करंट आएगा। करंट की वैल्यू भी जीरो आएगी और ईएमएफ की वैल्यू जीरो आएगी। हाँ वो बात अलग है कि अगर इसको ऐसे घुमा देते, इसको मैं अगर ऐसे घुमा देता तो फिर कहानी कुछ और हो जाती, और अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर दी जाती तो कहानी कुछ और हो जाती। इस केस में ना कोई करंट ना कोई ईएमएफ। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 22। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। आपको फ्लक्स और टाइम के बीच में रिलेशन दे दिया गया है, आपसे ईएमएफ पूछा जा रहा है t=4 पे। t=4 पे ईएमएफ कितना होगा। भाई साहब इतने इससे इजी क्वेश्चन याद करो, इसको याद करें सर फेराडे को। क्या होता है ईएमएफ, E=-d∅dt। -d/dt ऑफ फाई की इक्वेशन दे रखी है, डाल दो चुपचाप। क्या आएगा, माइनस इसका डिफरेंशिएशन 5 t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस 3t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 16 का डिफरेंशिएशन 0। तो ईएमएफ आप t=4 क्या आप किसी भी टाइम बता सकते हो, माइनस का 10t प्लस 3। t=4 पे पूछा है तो t=4 पे कितना आ जाएगा, माइनस का 10t माइनस का 3 है ना, माइनस अंदर जाएगा तो ये भी माइनस बन जाएगा। टी की वैल्यू 4 डाल दो, 10 × 4 -3 -40 -3, ये लो -43 वोल्ट आ गया। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन तैयार रहें मार्क्स लाने के लिए। Which of the following graph represent the variation of the current I with the frequency f in AC circuit containing pure capacitor। एक एसी सर्किट है जो प्योर कैपेसिटर जिसके अंदर लगा हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा ग्राफ जो है फ्रीक्वेंसी और आई में जो रिलेशन बता रहा है। तो एसी सर्किट के अक्रॉस लगा दिया, ठीक है, एक्सी लगा दिया, तो इसके अंदर जो आई करंट होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे वी है तो आई जो है वो क्या होगा, V/XC। तो XC को आप क्या लिख सकते हो, 1/ωc। XC को लिख सकते हैं 1/ωc, 1/ωc। तो V/1/2πfc, ये ऊपर चला जाएगा, ओमेगा को 2πf लिख सकते हो, है ना। क्या बनेगा, V × 2πfc। आई क्या बना, आई बना, अगर आप f के साथ रिलेशन चाहिए तो i डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f आ रहा है, मतलब जैसे जैसे आप f इंक्रीज करोगे i भी इंक्रीज करेगा। तो i और f के बीच का जो ग्राफ है वो कैसा आ जाएगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि 20 वोल्ट AC applied to a circuit consisting of resistance and a coil with negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volt, the voltage across the coil is, आपको RL सर्किट दिया गया है, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर, RL AC के अक्रॉस। तो अगर ये V है, ये VR है, ये VL है, तो इनके बीच में आपको फेजर डायग्राम बनाना आता है। हाँ जी सर आता है, तो बनाओ। कैसे, VR इधर आता है, VL ऊपर आता है और इनका जो रिजल्टेंट होता है वो V होता है, इनके बीच में आता है, ठीक है। और अगर मेरे को V को लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, या फिर V² = VR² प्लस VL² लिखते हैं।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपको एसी सप्लाई का वोल्टेज दे दिया, वी की वैल्यू दे दी, वी आर की वैल्यू दे दी, और आपसे वीएल की वैल्यू पूछ रहा है। तो वीएल क्या हो जाएगा, सिंपल वीएल स्क्वायर हो जाएगा आपका वी का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। वी का स्क्वायर बोले तो 20 का स्क्वायर, वी आर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, कितना बना 400 माइनस 144, कितना आएगा 256। वीएल का स्क्वायर 256 आया, तो वीएल कितना आएगा अंडर रूट 256, और अंडर रूट 256 मतलब 16 वोल्ट। इतना इजी क्वेश्चन है ये, 16 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द करंट इन द सीरीज एसी सर्किट आर। आपको ईएमएफ और करंट की इक्वेशन दे दी है, आपको पहचानना है कि कौन सा सर्किट है। तो पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वी आर इधर आता है, वीएल ऊपर आता है और वीसी नीचे आता है फेजर डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब अगर वीएल वीसी से बड़ा होता है और करंट इधर आता है ना, तो अगर वीएल वीसी से बड़ा होता है या फिर सर्किट के अंदर सिर्फ क्या है एल है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है ही नहीं, तो वी की इक्वेशन इधर आएगी, वी की इक्वेशन इधर आएगी, तो मतलब करंट जो है पीछे है, करंट पीछे। बट ये इक्वेशन क्या बोल रही है, ये इक्वेशन बोल रही है कि करंट जो है वो π/3 फेज से आगे है, मतलब कि यहाँ पे ये जो रिजल्टेंट होगा इस वाले वर्टिकल वाले का रिजल्टेंट, ठीक है, वो नीचे को आएगा। मतलब वीसी ज्यादा है या तो वीएल से, या फिर वीएल है ही नहीं सर्किट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आरसी सर्किट है। इस केस में आपका इधर को आएगा वी वाला वेक्टर, वी वाला वेक्टर इधर को आएगा, तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि आई जो है फेज में आगे और वी पीछे है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन कि नेसेसरीली जो है आरएल सर्किट, नेसेसरीली तो आरएल सर्किट नहीं होगा, ठीक है, आर एल तो होगा ही नहीं, है ना, एल होगा तो एल वीएल की वैल्यू जो है वीसी से कम होनी चाहिए। इस केस में अगर सिर्फ आप आरएल ले लोगे तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ये गलत है। कह रहा है कि आरसी सर्किट ही होना चाहिए, सिर्फ आर और सी होनी चाहिए, ये भी तो बात गलत है। अगर एल होगा तो भी चलेगा, एल होगा तो भी चलेगा, ठीक है, एलसीआर सर्किट ही होना चाहिए, जरूरी थोड़ी है अगर सिर्फ आरसी सर्किट होगा तो भी काम चल जाएगा। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि आरसी सर्किट भी हो सकता है और एलसीआर सर्किट भी हो सकता है। हाँ जी, आरसी सर्किट तो होगा तो डेफिनेटली वीएल 0 हो जाएगा, और एलसीआर सर्किट होगा तो उसमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, कौन सी, वीसी की वैल्यू आपकी वीएल से ज्यादा होनी चाहिए, तब ये इक्वेशन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन ए डिस्कस। सेक्शन बी और सेक्शन सी भी जल्दी डिस्कस करा दूंगा मैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आप मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।